गुड आफ्टरनून लुबना। तो देखो बच्चों, हम लोगों को पढ़ना रेप्लिकेशन। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट आता है, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हमको ये बताता है कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है, वो डीएनए बिल्कुल भी शांत नहीं रहता। वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है। वो डीएनए से नया डीएनए बनवाता रहता है, फिर डीएनए से आरएनए बनवाता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनवाता है। डीएनए से डीएनए बनवाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनाने के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। एंड आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। तो मेरे को सबसे पहले डीएनए का रेप्लिकेशन प्रोसेस पढ़ना है, उसके बाद मेरे को पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, देन मेरे को पढ़ना है ट्रांसलेशन कैसे होता है। अब हमारे सामने ये चीज आई भाई, हम लोगों को ये तो पता चला कि डीएनए रेप्लिकेट करता है, लेकिन मेरे सामने ऐसा कोई प्रूफ नहीं था कि जिससे मैं ये बता पाऊं कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता होगा, कैसे हम उसको स्टडी करें। फिर हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे करके देखे। उस एक्सपेरिमेंट से मेरे को पता चला था डीएनए रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन दिखाता है। सेमी कंजर्वेटिव भी होता क्या है वो भी समझाऊंगी। गुड आफ्टरनून मैम। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन हमारा प्रपोज किया गया था। देखो, थ्योरेटिकली इसको किसने दिया था? थ्योरेटिकली इसको दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। मैम जिन्होंने डीएनए दिया था। डबल हेलिक्स मॉडल दिया था जिन्होंने डीएनए का। एक्सपेरी इसको प्रूव किया किसने? स्टॉल ने 1958 में इसको स्टडी किया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया ऑन इकोलाई। ठीक है, फिर इकोलाई तो क्या हो गया? इकोलाइज प्रोकैरियोट बैक्टीरिया। यस मैम। आप लोगों से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर किसने डिस्कवर किया था, किसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था? यूकैरियोट्स के अंदर टेलर साइंटिस्ट ने। और वो भी किस प्लांट में? फेबा प्लांट के अंदर। तो जल्दी से मैम इसको रिपीट कर दो एक बार। देखो, मैंने बोला कि भाई हम लोगों को मैम और क्या लिखा है? स्टॉल STAHL थ्योरेटिकली ये बताया हमारे वॉटसन एंड क्रिक ने कि डीएनए रेप्लिकेशन एक सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन दिखाता है। वॉटसन एंड क्रिक ने सिर्फ थ्योरी बेस में बता दिया। एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव करने के लिए एंड स्टॉल साइंटिस्ट ने इकोलाई के अंदर। अगर हम बात करेंगे टेलर साइंटिस्ट ने, तो टेलर साइंटिस्ट ने यूकैरियोट के अंदर, यूकैरियोट में उन्होंने वीसिया फेवा, एक प्लांट है, बीन्स का प्लांट होता है, उसके अंदर इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया। डन। यस मैम। साक्षी कोई डाउट है? आपने हैंड रेज किया हुआ है। नो। चलो फिर, तो अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता क्या है, इसको हम लोग समझेंगे कैसे। 2 मिनट स्लाइड दिखा दो। देख लो, मैम टाइलर क्या है मैम? टेलर साइंटिस्ट का नाम है, ओके। TAYLOR, जिन्होंने वीसिया फेबा, एक प्लांट है,
मैम बैक स्लाइड दिखा। हम्म। होगी मैम। ओके मैम। चलो okay। तो अब हम पढ़ेंगे मेसेल्सन एंड स्टोन ने ई कोलाई के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको स्टडी करेंगे। उससे पहले सेमी कंजर्वेटिव मोड होता क्या है वो समझ लो। सेमी का मतलब होता है हाफ, कंजर्व का मतलब होता है बचा के रखना। अच्छा तो सपोज करता है मेरे पास ये एक डीएनए है, फाइव प्राइम, थ्री प्राइम, थ्री प्राइम, फाइव प्राइम। अब ये डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, तो देखो रेप्लिकेशन होगा क्या। हमारे जो थियोरेटिकली किसने एक्सप्लेन किया था, हमारे वॉटसन एंड क्रिक ने। तो वॉटसन। वॉटसन एंड क्रिक ने हमको कुछ ऐसा बताया कि भाई डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर ऐसा होता होगा कि दोनों के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते होंगे, फिर उन दोनों स्ट्रैंड पे एक एक नया स्ट्रैंड आके अटैच हो जाता होगा, ऐसे उन्होंने बताया। तो उनके अकॉर्डिंग अगर हम करके देखें तो कुछ कुछ ऐसा उन्होंने बोला कि डबल स्ट्रैंडेड है। अभी मेरे पास दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए, ठीक है। ये फाइव प्राइम से थ्री प्राइम वाला, ये थ्री प्राइम से फाइव प्राइम वाला। पहले दोनों स्ट्रैंड्स अलग हुए, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हुए। फिर क्या हुआ, यहाँ पे एक एक नया स्ट्रैंड आके जुड़ गया, इनके बीच में बॉन्डिंग हो गई। तो इन्होंने बोला ऐसे डीएनए का एप्लीकेशन में फाइव प्राइम से थ्री प्राइम बना, तो थ्री प्राइम से फाइव प्राइम होगा और ये फाइव प्राइम से थ्री प्राइम बनेगा। अब एक चीज देख रहे हो, ये मेरे पास पेरेंटल डीएनए और ये मेरे पास रेप्लिकेटेड डीएनए। रेप्लिकेटेड डीएनए या न्यू डीएनए। तो जो नया डीएनए बना है, दोनों डीएनए में 50% कैरेक्टर पेरेंट से आया है, मतलब एक स्ट्रैंड पेरेंट का है, एक स्ट्रैंड नया है। इसके अंदर भी एक स्ट्रैंड पेरेंट का, एक स्ट्रैंड नया है। फिर इनके अंदर जब दोबारा रेप्लिकेशन कराओगे तो फिर से क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। करा दो इनको अलग अलग, अलग अलग होंगे चारों के चारों स्ट्रैंड, और उन पे चारों पे नए नए स्ट्रैंड आके जुड़ जाएंगे। ये नया स्ट्रैंड आया व्हाइट वाला, इनके अंदर भी देखो 50% कैरेक्टर पेरेंट्स के है ना, ब्लू पैरेंटल वाला, येलो पैरेंटल वाला, येलो पैरेंटल, ब्लू पैरेंटल। तो मेरे पास एक डीएनए से दो डीएनए बने, दो से चार बनेंगे, चार से आठ बनेंगे, एंड ये प्रोसेस ऑन चलता रहेगा। दिस इज नॉन एज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन, जिसके अंदर 50% हमारे पैरेंटल के कैरेक्टर रहते हैं। मतलब 50 जो एक स्ट्रैंड होता है वो पैरेंटल होता है, एक ही स्ट्रैंड हमेशा हमेशा नया बनता है। सॉर्टेड। यस मैम। ये तो थियोरेटिकली था। अब इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कैसे करेंगे, अब देखना जरा। एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने के लिए मैंने क्या लिया, मैंने एक कल्चर लिख लिया था ना, आप लोगों ने सब कुछ। इसके फाइव प्राइम थ्री प्राइम मेंशन करना चाहोगे कर लेना, इट्स योर चॉइस। स्लाइड चेंज कर लूं। यस Yes. मैम। अब इस वाले एक्सपेरिमेंट को बहुत ध्यान से समझना। मैंने एक इकोलाई लिया, ठीक है। इकोलाई है, इकोलाई क्या है, एक बैक्टीरिया ना, एस्चीरिया कोलाई Yes, ma'am. बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया को एक मीडियम में मैंने ग्रो कराया, और उस मीडियम के अंदर मैंने क्या डाल दिया, हेवी आइसोटोप्स डाल दिए।
NH4Cl, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, नाइट्रोजन का नॉर्मल आइसोटोप N14 होता है, नहीं होता है? यस मैम इस बार मैंने इसको हैवी आइसोटोप बना के N15 N15 बना के, ठीक है, और इसको ग्रो कराया इस मीडियम में। अब सपोज करो जैसे मेरा ई कोलाई ग्रो करेगा, ई कोलाई के अंदर भी उसका डीएनए होगा, डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, स्ट्रक्चर हमने देखा था। Yes, ma'am. तो इसका मतलब Yes, ma'am. हमारी जो ई कोलाई का डीएनए है, उसके डीएनए के अंदर जब वो उसका डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो भाई नई नई नाइट्रोजन तो चाहिएगी ना उसको, और नाइट्रोजन वो कहाँ से लेगा? आउटर मीडियम से लेगा। मीडियम से। ई कोलाई का जो डीएनए है वो भी हेवीली आइसोटोप बन जाएगा या नहीं? Yes, बनेगा ना? ma'am. यस तो मेरे को ये चीज पता करनी है, मेरे को ये चीज पता करनी है कि हैवी आइसोटोप बनेगा नहीं बनेगा। तो मैंने ई कोलाई को NH4Cl में ग्रो कराया बहुत सारी जनरेशन तक, काफी सारी जनरेशन तक मैंने ग्रो कराया। और ग्रो कराने के बाद अब मैं डीएनए को माइक्रोस्कोप लगा के तो देख नहीं सकती हूँ कि डीएनए N14 है या N15 है। मैंने इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया। क्वेश्चन आता है सेंट्रीफ्यूगेशन पे, कौन सा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं हम? यहाँ पे करते हैं सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब कुछ नहीं होता, जब आप लोग थोड़ा केमिस्ट्री में आगे पढ़ोगे ना आप लोगों को पता चलेगा। इसके अंदर एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूगेशन की, जिसके अंदर हम अपने कंपाउंड को रख देते हैं तो वैसे गोल गोल घूमती है। जितना भी उसके अंदर हैवी सब्सटेंस होता है वो नीचे रह जाता है, लाइट सब्सटेंस ऊपर रह जाता है। मतलब हैवी सब्सटेंस और लो वेट सब्सटेंस उसको सेपरेट करने का काम करता है सेंट्रीफ्यूगेशन। या फिर मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ उसके अंदर पीपीटीज बन जाते हैं ना, पीपीटीज मतलब प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। यस तो प्रेसिपिटेट सारे के सारे नीचे बैठ जाते हैं और जो लिक्विड वाला पार्ट होता है वो ऊपर रह जाता है। प्रेसिपिटेट को अपने सॉल्यूशन से अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन कराया जाता है। तो मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो सेंट्रीफ्यूगेशन में मेरे को ये पता चला कि इसके अंदर हैवी आइसोटोप, मतलब मेरे को ना एक सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब पे एक बेंड मिला। और वो बेंड देखो, अगर मेरे को बेंड मिलेगा बिल्कुल इसकी ओपनिंग की साइड, तो ये इधर साइड मेरे को बताएगा कि सीजियम की अमाउंट कम है, मतलब लो मॉलिक्यूलर वेट है। इतना इधर साइड मिलेगा, इसका मतलब उतना ही ज्यादा उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। तो मेरे को यहाँ पे एक बेंड मिला, इससे मेरे को ये पता चला कि जो मेरा ई कोलाई है उसके डीएनए के अंदर N15 वाला नाइट्रोजन इन्वॉल्व हो चुका है, एड ऑन हो चुका है। तो मैं यहाँ बोल रही हूँ कि मेरे को यहाँ पे क्या मिला? एक हैवी बेंड मिला। इट मीन्स हैवी डीएनए। Yes, ma'am. ये जब मैंने बहुत सारी जनरेशन तक कराया तब मेरे को इसका मतलब मैं यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ कि मेरी जो ई कोलाई है उसके सारे के सारे डीएनए N15 बन चुके हैं। जैसे मैंने अभी लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट करके दिखाया ना, ये वाला, इसको ही दोबारा से भी करके दिखाऊंगी मैं आपको N15 और N14 लेके। अभी सिर्फ फर्स्ट स्टेप याद रखो, बहुत सारी जनरेशन तक ग्रो कराया, सारे के सारे N15 बन गए। फिर मैंने इसको वापस से ग्रो कराया NH4Cl नॉर्मल आइसोटॉप में, 14 वाले आइसोटॉप में। मतलब मैंने ई कोलाई के सारे डीएनए N15 बना लिए, फिर मैंने उसको नॉर्मली ग्रो कराया। तो जब मैंने नॉर्मली ग्रो कराया तो मैंने फिर से उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया। अब सेंट्रीफ्यूगेशन करके मेरे को रिजल्ट देखो क्या मिला। मेरे को दो बेंड्स मिले, एक बेंड सॉरी दो नहीं, एक ही मिला अभी, लाइट में। बस ये थोड़ा पीछे था यहाँ पे, मतलब एक हाइब्रिड टाइप का बॉन्ड मिला। इधर सीजियम क्लोराइड की कम, इधर ज्यादा। पहले बहुत क्लोजली था, अब थोड़ा सा उससे ऊपर बेंड शिफ्ट हो गया। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करके देखूंगी तो हल्का सा ऊपर बेंड शिफ्ट हुआ है। इससे मेरे को क्या आइडिया लगा कि मॉलिक्यूलर वेट जो है डीएनए को थोड़ा सा कम हुआ है, यस क्योंकि लो की साइड शिफ्ट हुआ है। तो इसका मतलब मेरे डीएनए के अंदर अब N14 इन्वॉल्व हो गया है आके, है ना? इसका मतलब N14 इन्वॉल्व हो गया है। तो मेरे को यहां से पता चल रहा है कि ये मेरे को बेंड मिला हाइब्रिड का। हाइब्रिड मतलब एक N14 हो सकता है, एक N15 हो सकता है। फिर मैंने इसको फिर से ग्रो कराया एक जनरेशन से, यहाँ पे एक साथ बहुत सारी जनरेशन का ग्रो, ये 1 बाय 1 जनरेशन मैम करा के चेक कर रही हूँ। N14 और N15 दोनों हो सकता है? हाँ दोनों हो सकता है, वो कैसे होगा वो भी अभी दिखाऊंगी आप लोगों को।
ये एक्सपेरिमेंटली हम देख रहे हैं अभी। तो मैंने फिर से एक और जनरेशन में जब उसको ग्रो कराया तो मेरे को यहाँ पे 2 बेंड्स मिले। और ये 2 बेंड्स में पता क्या थे, एक जो पीछे वाला बेंड था ना वो बिल्कुल ऐसा था जहां पे जो मेरे को फर्स्ट केस में मिला था N15। तो इससे मेरे को पता चलता है कि मेरे पास 2 टाइप के डीएनए बन चुके हैं इकोलाई में, एक N14 वाले और एक N15 वाले। ये इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली देख लो। अब यहाँ पे आ जाओ। मैम एक बार स्लाइड दिखा। मैम हो यहाँ पे देखो, अब ये मेरे पास वो वाला इकोलाई का डीएनए है जिसके अंदर सारे के सारे N15 है। तो ये जो ब्लू वाले कलर से दिखाया हुआ है ये समझना N15 वाले हैं, या फिर आप इसको N15 लिख भी लो, इट्स योर चॉइस। फिर जब मैंने इसको ग्रो कराया किसमें, N14 वाले मीडियम में, तो N14 वाले मीडियम में ग्रो कराने के बाद जो मेरे पास नया स्ट्रैंड बनेगा, उस नए स्ट्रैंड के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस आके अटैच होंगे N14 वाले होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि मीडियम N14 वाला है। तो इसका Yes. मतलब ये जो Yes, येलो ma'am, वाला होगा। है ये N14 है, दिस इज N15, N14 और N15। तो आप खुद बताओ जो मेरे को हाइब्रिड वाला बैंड मिला था सही मिला था या नहीं मिला था, N14 और 15 वाला, कि Yes. हाइब्रिड है ये, Yes, ma'am. हाइब्रिड है। फिर मैंने इनको फिर से N14 में ग्रो कराया, फिर से N14 में ग्रो करा के देखो क्या हुआ। इनका अब हाईलाइटिंग करना, ब्लू वाले क्या थे मेरे पास, N15, तो ये ब्लू वाले N15 हो गए, येलो वाले N14. N14, और व्हाइट वाले जो नए बनेंगे वो भी N14 ही बनेंगे। Yes, ma'am. N14. Yes, ma'am. देखो ये N15, दिस इज N14, 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 N15 और ये N14। क्या मिल रहा है, तो इसका मतलब 2 डीएनए तो मेरे पास N14. लो आइसोटॉप वाले हैं और 2 हाइब्रिड टाइप वाले हैं, है या नहीं है। तो इसका मतलब जब मैं नेक्स्ट जनरेशन में, इसीलिए मेरे को 2 बैंड्स मिले ना, एक हाइब्रिड के पास में था थोड़ा, एक N14 में था। हो गया एक्सपेरिमेंटली प्रूफ। मैम पीछे कर। और इसको फिर से जब आप कराओगे ना, एक और जनरेशन में करा के देख लेना, एक और जनरेशन में आपको 3 बेड मिल जाएंगे, एक हाइब्रिड का, एक हैवी का और एक लो का। ये तो क्लियर हुआ ना कि ये बेंड्स कैसे आए। Yes, ma'am. चलो फिर, अब हम लोगों को अगर एक्सपेरिमेंटली समझ आ ही गया है तो अब हम लोग प्रॉपर प्रोसेस समझते हैं। स्लाइड चेंज कर लूं। Yes, ma'am. यस मैम। देखो बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझना है, हम लोगों ने अभी थियोरेटिकली ये सीखा। मैम हाँ जी, मैम ब्लू वाला N15 है तो मैम आपने मतलब N14 है तो आपने N15 क्यों लिख दिया? 14 15 था बेटा, ये पेरेंटल वाला 15 ही तो था। तो मैम N15 इधर था आपने 14 लिख दिया है। मैम आपने N14 लिख दिया है 5 प्राइम वाले पे। न्यू डीएनए में अच्छा ये यस मैम। अब सही है यस मैम। कि ये येलो वाला N14 है, दिस इज N14। क्लियर। यस मैम। देखो अब जरा, अब हमने समझा कि सबसे पहले क्या होता है जब भी मैं डीएनए रेप्लिकेशन कराऊंगी। अगर मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखूं डीएनए रेप्लिकेशन के, तो सबसे पहला मेरे को क्या पता चला, डीएनए रेप्लिकेशन एक कैसा प्रोसेस है, Semiconductor process. सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है। इसके साथ साथ ये सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस भी है।
वो कैसे है वो अभी समझ में आ जाएगा। और ये एक बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है। डीएनए एप्लीकेशन की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम रहेगी। ठीक है, एंजाइम जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो यूज करेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। जिस साइट पे डीएनए एप्लीकेशन स्टार्ट होगा उस साइट को बोलेंगे ओआरआई साइट। ओआरआई साइट मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वो साइट जहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है उसको बोलेंगे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट। अगर मैं बात करूंगी हमारे प्रोकैरियोट्स की, प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ एक ही ओआरआई प्रेजेंट होता है, पूरे डीएनए में सिर्फ एक ओआरआई। जबकि हमारे पास जो हम यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स के अंदर बहुत सारे ओआरआईज हो सकते हैं। तो मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारी जगह पे डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा होगा, मल्टीपल ओआरआईज प्रेजेंट हो। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा आपका, ये वाली चीज आप समझना थोड़ा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का मतलब क्या है। पॉलीमरेज से समझते हो आप, पॉलीमरेज का हमेशा काम क्या होता है? पॉलीमरेज का हमेशा काम होता है पॉलीमराइजेशन कराना, किसी भी चीज के पॉलीमर्स बनवाना। तो अगर मेरे को डीएनए से डीएनए बनवाना है, आप खुद देखो, डीएनए पे वर्क करना है तो मेरा एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? Yes, ma'am. डीएनए पे वर्क करना है और मेरे को नया डीएनए ही पॉलीमराइज करवाना है, तो एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। सपोज मेरे को डीएनए से आरएनए बनवाना है, तो वर्क किस पे करना है? डीएनए पे। तो एंजाइम कौन सा होगा? डीएनए डिपेंडेंट। बट बनवाना क्या है? आरएनए। आरएनए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज। Yes. है समझ? अगर मेरे को आरएनए से डीएनए बनवाना है, मैम आरएनए RNA डिपेंडेंट RNA डीएनए और डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज। मैम डीएनए से डीएनए बनवाना होगा तो फिर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। आरएनए से आरएनए बनवाना होगा तो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जिससे बनवाना है वो डिपेंडेंट, जो बनवाना है उसका पॉलीमरेज यूज कर लो। सॉर्टेड? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। इतना आप लोगों को समझ में आया। फिर इसके बाद आता है कि मेरे, अच्छा लिख लो। मैम हो तब तो हो गया। यस मैम। यस मैम। चलो यस मैम। अब आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाते हैं। सपोज करो ये वायर सबको दिख रहा है यस मैम। ना? मैम। अब इस वायर का मैंने बना दिया डीएनए। आप लोगों के पास भी वायर होगा तो प्लीज इसको करके देखो, समझ में आएगा ये प्रोसेस। है मैम। बनवाना इसका डीएनए, इसको डबल हेलिक्स करो। The wire से बन गया डबल स्टैंडर्ड, यस मैम। है ना? अब ये डबल स्टैंडर्ड बन गया। अब मेरे पास सपोज कर रहे हैं ये बीच वाली पोजीशन है जहां पे मेरे को क्या करना है? रेप्लिकेशन कराना है। मतलब ये वो साइट है जहां पे ORI प्रेजेंट है, जहां पे ORI प्रेजेंट है। तो अब क्या कराना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे रेप्लिकेशन कराने के लिए? इस वाले पार्ट के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कराना पड़ेगा सबसे पहले। यस मैम। तो मैंने क्या किया, एक एंजाइम यूज किया। एंजाइम का नाम था हेलिकेज। क्या नाम था? हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम आया और उसने यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करने शुरू कर दिए। तो मेरे पास कुछ कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, बीच में से ऐसे ओपन हो जाएगा,
देखो ओपन करके देखो, जैसे इसको ओपन कर रहे हो तो ओपन करते टाइम आपको फील हो रहा है ना कि नीचे वाले हेलिक्स में, ऊपर वाले हेलिक्स में एक स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, ऊपर भी नीचे भी। Yes, ma'am. Yes, Ma'am. ma'am. उस स्ट्रेस को रिमूव कराने के लिए मैं एक एंजाइम यहाँ पे लगा दूंगी, एक यहाँ पे लगा दूंगी एंजाइम, जो इस स्ट्रेस को खत्म करता रहेगा। एंजाइम का नाम टोपो आइसोमेरेज। क्या नाम है? कौन से मैम? टोपो आइसोमेरेज, जो यहाँ पे और नीचे की साइड जो टेंशन क्रिएट हो रही है ना, उस टेंशन को रिलीज कराएगा। हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक कराए और हमारा डीएनए को ओपन कराया। टोपो आइसोमेरेज ने टेंशन रिलीज कराई। दोनों पॉइंट्स क्लियर है? फिर अभी सपोज करो, अभी तो हेलिकेज ने, देखो हेलिकेज ने इसको ओपन करता चला गया। अब हेलिकेज जैसे ऊपर की साइड जाएगा, बिकॉज हेलिकेज तो काम करता रहेगा, नीचे वाला देखो बंद होता जा रहा है, नहीं होता जा रहा है, Yes. हेलिकेज का काम वेस्ट हो रहा है। तो मतलब मेरे को यहाँ पे कुछ चीज ऐसी ऐड करानी पड़ेगी जो हमारे इस डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड ही रखे। तो मैं यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स ऐड करा दूंगी जिनका नाम होगा सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। उसको एक यहाँ पे ऐड करा दूंगी, इस वाली लोकेशन पे, एक यहाँ पे, जिसकी वजह से डीएनए ऐसे ही रहेगा, बंद नहीं होगा ये। 3 चीजें लिखना, Yes, ma'am. Okay, ma'am. लिखो जरा इसको, क्या बताया मैंने। सबसे पहला प्रोसेस होता है मेरे पास इनिशिएशन। इनिशिएशन में सबसे मैम ये first एक्सपेरिमेंटल रेप्लिकेशन वाला है। ये डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे एग्जैक्टली वो प्रोसेस समझ रहे हैं। एक्सपेरिमेंट तो हो चुका फिनिश, अब रियल में डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है वो प्रोसेस है। ठीक है, तो क्या बता रही थी, हाँ सबसे पहले हमको कराना है ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन वो कराएगा मेरे पास हेलिकेज एंजाइम। जैसे ही हमने हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कराया था तो आप लोगों ने देखा होगा एक वाई शेप स्ट्रक्चर बन रही थी। Yes, ma'am. ये वाई, Ma'am. इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन। ये बना फॉर्मेशन ऑफ वाई शेप स्ट्रक्चर। दिस इज रेप्लिकेशन फोर्क। अब रेप्लिकेशन फोर्क देखो कैसे बना। से बना, ये हमारे पास बॉन्ड्स ब्रेक हो गए यहाँ पे, अभी इनके बीच में बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पे हमने टेंशन रिलीज कराने के लिए किसको यूज किया था? एंजाइम। आइसोमरेज। Isomerase. टोपो आइसोमेरेज टू रिलीज टेंशन। और हमारा ये सिंगल स्ट्रैंड हम बनाए जा रहे थे, वापस से डबल स्ट्रैंड बन रहा था। यस मैम। इसको स्टेबलाइज करने के लिए प्रोटीन से बाइंड किया सिंगल स्ट्रैंडेड Binding protein. प्रोटीन्स, SSBPS शॉर्ट में, ये भी SSBPS। याद हो गए 3 एंजाइम, हेलिकेज, टोपो आइसोमेरेज, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ये हमारे पास हेलिकेज एंजाइम है यहाँ पे जो वर्क कर रहा है। दिस इज हेलिकेज। अब हमको यहाँ पे कराना है डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन कराने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा? मैम डीएनए डिपेंडेंट
मैम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए DNA नहीं बेटा, क्योंकि डीएनए ही बनवाना है अभी। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो बड़ा ये एंजाइम है ना, बहुत जिद्दी टाइप का है। ये कुछ कंडीशन रखता है हमारे सामने। इसकी पहली कंडीशन होती है कि भाई मैं सिर्फ 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही नया स्ट्रैंड बनवाऊंगा। मतलब जो मैं नया स्ट्रैंड बनाऊंगा ना, वो 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला बनवाऊंगा। तो इसका मतलब पुराना कौन सा स्ट्रैंड यूज करेगा वो फिर? 3 प्राइम से 5 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो ये मेरा 3 प्राइम से 5 प्राइम है, इधर 5 प्राइम से 3 प्राइम है। तो हमारा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ऊपर वाले पे वर्क करेगा, नीचे वाले पे? पहले ऊपर वाले पे। इसकी कंडीशन है कि मैं 5 से 3 नया स्ट्रैंड बनवाऊंगा। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। बच्चे ये सोचते हैं कि इसकी कंडीशन ये है कि मैं 5 से 3 वाले पे वर्क करूंगा। ये नहीं बोलता मैं 5 से 3 वाले पे वर्क करूंगा, ये बोलता है कि मैं 5 से 3 वाला बनवाऊंगा। तो इसका मतलब जिस पे बनवाएगा वो 3 से 5 वाला यूज करेगा ना। yes मैम। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना? मैम दोबारा बता दो। नो मैम। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की कंडीशन है कि मैं जो नया स्ट्रैंड बनाऊंगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला बनाऊंगा। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड कौन से दूसरे स्ट्रैंड के सामने बनवाएगा वो? 3 से 5 वाले। 3 से 5 वाले के सामने। ये देखो, अब नीचे वाला स्ट्रैंड क्या करेगा फिर? भाई उसको भी तो बनवाना है। तो इसका मतलब इसके अंदर इस डायरेक्शन में बनाएगा ही। यस मैम। अभी तो पोलैरिटी मेंटेन होगी या नहीं? पोलैरिटी मेंटेन तभी। yes मैम। अब देखना जरा, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा था सेमी डिसकंटीन्यूअस। ये समझ में आ रहा है? सेमी डिसकंटीन्यूअस अभी नहीं समझ में आएगा, बाई डायरेक्शनल वाला समझ में आएगा। बाई डायरेक्शन समझ में आ गया? यस मैम। एक ऊपर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम मेरे सामने क्या आ रही है? प्रॉब्लम मेरे सामने ये आ रही है भाई, हेलिकेज का काम है, हेलिकेज भी 5 से 3 वर्क करेगा। ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा आगे और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता चला जाएगा। ठीक है, ये आगे आगे ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा। लेकिन जो मेरा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, सपोज ये ऐसे एंजाइम है एक, ये ऐसे नीचे से, क्योंकि देखो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और हेलिकेज दोनों सेम डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, साथ साथ चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम उनके सामने क्रिएट नहीं होगी। लेकिन दूसरे वाले स्ट्रैंड पे एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है। सोच के देखो कितनी प्रॉब्लम होगी। मतलब इधर ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करा रहा है और वो पीछे से ही काम करता हुआ आ रहा है। तो मतलब जो हमारा ये दूसरा वाला स्ट्रैंड है, इसके ऊपर डीएनए रेप्लिकेशन तो होगा, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में होगा, कॉन्टिन्यूअसली नहीं हो पाएगा। वो कॉन्टिन्यूअसली उसको थोड़ा सा और ट्राई करूं मैं डायग्राम से बताने का। अभी सिर्फ 3 चीजें, सेमी कंजर्वेटिव समझ में आ गया, बाई डायरेक्शनल क्यों लिखा वो समझ में आ गया, सेमी डिसकंटीन्यूअस हम लोगों को समझ में आ गया। पहली कंडीशन क्लियर हुई, 5 प्राइम से 3 प्राइम नया स्ट्रैंड बनाएगा। फिर सेकेंड कंडीशन ये होती है, ये बोलेगा कि भाई मैं कभी भी डीएनए एप्लीकेशन की स्टार्टिंग खुद से नहीं करूंगा। जैसे कि होता है ना कुछ बच्चे इस टाइप के, उनको कुछ काम दे दो, बोलते हैं भाई तुम मेरे को स्टार्ट करके दो पहले, मैं तब उसको कंटिन्यू कर लूंगा। ऐसे ही ये बोलता है। ये बोलता है कि मैं कभी 0 से स्टार्टिंग नहीं करूंगा। जैसे बच्चों का केस रहता है, कोई चैप्टर पढ़ा रहा है, सपोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा है, टीचर क्लास में 5 से 10 क्वेश्चन करा देगा तो बच्चे आगे के क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन टीचर ने एक भी क्वेश्चन नहीं कराया, डायरेक्ट डीपीपी पकड़ा दिया बच्चों को, तो बच्चे नहीं करते। जब वो टीचर उनको 5 से 10 क्वेश्चन करा देता है तो उनका इंटरेस्ट जनरेट होने लग जाता है वहां पे कि हाँ भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन हो रहा है, मैं भी कर सकता हूँ अब खुद से सॉल्व इन क्वेश्चन को। होता है नहीं होता है? यस मैम। सेम हमारे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ये बोलेगा कि भाई तुम मेरे को ना पहले एक छोटा सा स्ट्रैंड बना के दे दो, फिर मैं उसको आगे तक कंटिन्यू कर लूंगा। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ती है एक नए एंजाइम की, जिसको हम बोलते हैं प्राइमेज। ये प्राइमेज क्या करता है, छोटे छोटे प्राइमर्स ऐड कर देता है। प्राइमर्स ऐड कर देगा 5 से 3 डायरेक्शन में ही। मतलब ये पहले ऐसे, ये जो ये येलो कलर से मैं बना रही हूँ, ये छोटे छोटे प्राइमर्स हैं जो कि मेरे प्राइमेज ने ऐड करा दिए। अब डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा
और आगे का सारा डीएनए रेप्लिकेशन करता चला जाएगा। जैसे जैसे हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेगा, स्ट्रैंड अलग अलग होगा, वो नए नए नाइट्रोजनस बेसिस ला ला के एड ऑन करा के डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाता चला जाएगा। मैम दोबारा बता सकते हैं? हेलिकेज का देखो, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ने ये बोला कि भाई मैं जीरो से स्टार्टिंग नहीं करूंगा, आप मुझे पहले थोड़े से बेस बना के दे दो। तो हमने वहां पे हेल्प ली प्राइमेज एंजाइम की। प्राइमेज एंजाइम क्या करता है, 5 से 6 न्यूक्लियोटाइड का छोटी सी सेगमेंट ऐड करा देता है वहां पे ORI साइट पे, जहां पे डीएनए रेप्लिकेशन हमें कराना है। फिर जैसे ही हमने वहां पे वो ऐड करा दिया सेगमेंट, फिर डीएनए पॉलीमरेज आगे अपना काम कंटिन्यू कर लेता है। प्राइमर का काम है, प्राइमेज का काम है छोटी सी सेगमेंट ऐड करा देना, मतलब इनिशिएशन करा देना, काम को इनिशिएट करा देना। अब ये प्राइमेज का, अगर मैं इस प्राइमेज का पूछूं प्राइमेज का नाम क्या होगा, फिर डीएनए पे वर्क कर रहा है लेकिन छोटी सी सेगमेंट्स बनवाता है आरएनए की, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोल सकते हैं हम इसको। सिंगल स्ट्रैंड की सेगमेंट बनवाता है। सपोज मेरे डीएनए पे एडेनिन होगा तो ये सामने क्या लगवा देगा, यूरासिल लगवा देगा। उधर थाइमिन होगा, इधर एडेनिन लगवा देगा। फिर यूरासिल को बाद में रिप्लेस कर देते हैं हम किससे, थाइमिन से, क्योंकि ये डीएनए बनाना है। ऐसे चलो, इतनी चीजें हम लोगों को समझ में आई। Yes, अब सेमी डिसकंटिन्यूअस वाला बताती हूँ। ये मेरा हेलिकेज एंजाइम है, ठीक है। हेलिकेज एंजाइम ऐसे वर्क कर रहा है और ये मेरे पास डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, ये ऐसे वर्क कर रहा है। अब सपोज करो मैंने सब इसको इस पॉइंट पे बैठा दिया डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को, तो ये क्या करेगा, ऐसे चलेगा ना, इसकी डायरेक्शन ये होगी, आगे वाले यहाँ पे नए नए स्ट्रैंड्स ऐड करा देगा, ठीक है। चलो इतना तो सपोज कर रहे हैं हमारा डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। अब हेलिकेज आगे चल रहा है, आगे के इसने अनवाइंड करा दिए फिर से, तो ये वाला जो पार्ट बच गया, इसका मतलब ये हेलिकेज तो आगे चलता जाएगा। फिर इस डीएनए पॉलीमरेज को यहाँ से जंप करके यहाँ पे आना पड़ेगा ना फिर से, फिर यहाँ का ऐड कराएगा। फिर जैसे हेलिकेज आगे गया, उसने आगे और अनवाइंड करा दिया, फिर इसको यहाँ से उठ के फिर वापस पीछे जंप करके आना पड़ेगा, फिर यहाँ पे बनवाना पड़ेगा। फिर उसने आगे वाले ब्रेक कर दिए, फिर इसको वापस से पीछे आना पड़ेगा और ये बनवाना पड़ेगा। थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हो इस चीज को, उसको पीछे पीछे आना पड़ रहा है क्योंकि वो इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। यस मैम। इस वजह से क्या होता है हमारा यहाँ पे छोटे छोटे सेगमेंट, एक सेगमेंट ये बन गया, एक सेगमेंट ये बन गया, एक सेगमेंट बन गया, एक सेगमेंट ये बन गया। तो इसका मतलब एक स्ट्रैंड पे तो हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है रेप्लिकेशन और दूसरे वाले पे सेगमेंट डिसकंटिन्यूअस, और यहाँ पे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। yes, ma'am. तो इसीलिए हम इन फ्रेगमेंट्स का एक नाम दिया जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओका जाके हमारे डीएनए का वो स्ट्रैंड जिसके ऊपर कॉन्टिन्यूअस रेप्लिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, जिसके ऊपर डिसकंटिन्यूअस होता है उसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। और ये जितने भी फ्रेगमेंट्स बनते हैं ना, इन फ्रेगमेंट्स को हम बाद में ज्वाइन करा देते हैं बाय डीएनए लाइगेज, ग्लू की तरह वर्क करता है, इन सबको ज्वाइन करा देते। मैम एक बार और एक्सप्लेन कर दो मैम। ये जंपिंग वाला तो समझ में आएगा ना, कैसे इसको वापस मैम यही बता दो मैम, यही कौन से वाला मैम जंपिंग वाला। यस मैम। देखो बेटा, ये ब्लू वाला है मेरे पास डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, और ये है मेरे पास हेलिकेज। डीएनए पॉलीमरेज, सपोज मैंने डीएनए पॉलीमरेज को इस वाले पॉइंट पे स्टार्ट कराया, मतलब इस वाले पॉइंट पे मैंने प्राइमर्स ऐड करा दिए, तो डीएनए जहां पे प्राइमर्स ऐड हो जाएंगे वहीं पे डीएनए पॉलीमरेज आके फंक्शन करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे प्राइमर ऐड हुआ, डीएनए पॉलीमरेज आया, ये आगे वर्क करता चला गया ऐसे, इसने यहां तक पॉलीमराइजेशन करा दिया।
अब यहाँ तक पॉलीमराइजेशन, जब तक ये पॉलीमराइजेशन करा रहा है तब तक मेरा हेलिकेज आगे जाके इस वाले डीएनए को अनवाइंड करा रहा है, नहीं करा रहा है, क्योंकि Yes, हेलिकेज इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो अब ये जो है इसके पीछे वाला पार्ट है, अब ये थोड़ी ना कि हेलिकेज ने पहले ऐसे वर्क करा अब हेलिकेज ऐसे चलना शुरू कर देगा, ऐसे तो नहीं चलेगा ना, मतलब सॉरी डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ऐसे नहीं चलेगा। ये वापस यहाँ से उठ के यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे बैठ गया डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। जब ये यहाँ पे बैठ गया अब फिर यहाँ से आगे तक का पॉलीमराइजेशन करा देगा, तब तक हेलिकेज इसके इधर वाले और अनवाइंड करा देगा, फिर यहाँ से उठ के यहाँ तक पहुंच गया ना अब हमारा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, फिर यहाँ से उठ के फिर पीछे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का पॉलीमराइजेशन कराएगा, फिर हेलिकेज तब तक आगे और अनवाइंड कर देगा, फिर जंप करके फिर वहां पे जाएगा। ये है समझ में? तो डिसकॉन्टिन्यूअस टाइप से चल रहा है। अब ये ऐसे थोड़े थोड़े सेगमेंट्स में करा रहा है रेप्लिकेशन, तो इसलिए वहां पे फ्रेगमेंट्स बन जाता है अलग अलग। उन फ्रेगमेंट्स को होगा जाके फ्रेगमेंट्स बोल देते हैं, जिन फ्रेगमेंट्स को बाद में डीएनए लाइगेज की हेल्प से हम ज्वाइन कराते। आया प्रियांशु समझ? यस मैम। चलो इतना हम लोगों को समझ में आ गया है डीएनए पॉलीमरेज के बारे में। अब एक और पॉइंट लिख लो, डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के होता है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है इसका काम क्या होता है, ये 50 बेस पेयर्स ऐड कराता है पर मिनट। सेकेंड वाले का काम होता है 1000 बेस पेयर्स ऐड कराता है ये पर मिनट। और इन दोनों का काम होता है, मतलब ऐड नहीं कराता, ये प्रूफिंग कराता है। प्रूफ रीडिंग का काम होता है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है उसका काम होता है ऐड कराना। वो सपोज कर रहा है मेरे डीएनए पे एडेनिन है, थाइमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन, एडेनिन। हमारा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आया, उसने थाइमिन ऐड करा दिया, एडेनिन ऐड करा दिया, साइटोसिन, यहाँ पे भी साइटोसिन करा दिया, यहाँ पे थाइमिन। तो ये गलती हो गई ना हमारे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड से। yes, ma'am. इस गलती को ठीक करने का काम हमारे डीएनए पॉलीमरेज आगे आगे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड चल रहा है काम करता हुआ, उसके पीछे फर्स्ट और सेकंड वाले चल रहा है जो प्रूफ रीडिंग का काम करेंगे कि कहीं डीएनए में कुछ गलती ना हो जाए। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और सेकंड का काम होता है प्रूफ रीडिंग कराना, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का काम होता है नए नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कराना। और अगर हम इसकी स्पीड की बात करें ना, ये 2000 बेस पेयर्स ऐड कराता है पर सेकेंड। सेकेंड। बड़ा कमाल का ये। बहुत ज्यादा तेज है मैम। मैम एक बार दूसरी बार स्लाइड दिखाना। थैंक मैम। आगे समझ यहाँ तक? Yes, ma'am. तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में करें हम, तो हमें सिर्फ इतना याद रखना, डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। थ्योरेटिकली किसने दिया था? वाटसन और एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था मेसेल्सन, स्टॉल और टेलर साइंटिस्ट। टेलर ने। फिर उसका सेंट्रीफ्यूगेशन, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन किया। फिर डीएनए रेप्लिकेशन में हेलिकेज ने हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करा दिए, टेंशन रिलीज करा दिया टोपोआइसोमरेज ने, सिंगल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंडेड ही रखा, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीज ने। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आगे 5 से 3 डायरेक्शन में वर्क करेगा। उसको पहले डीआर प्राइमेज की जरूरत पड़ती है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो छोटे छोटे प्राइमर्स ऐड करा देता है 5 से 10 बेस पेयर्स के। फिर वो प्रोसेस करना स्टार्ट करता है। एक लीडिंग स्ट्रैंड बनता है जिसके ऊपर कॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन होता है, एक लेगिंग स्ट्रैंड रह जाता है जिसके ऊपर डिसकॉन्टिन्यूस होता है। डिसकॉन्टिन्यूस वाले के ऊपर ही ओका जाके फ्रेगमेंट बनते हैं, जिन ओका जाके फ्रेगमेंट्स को हम बाद में डीएनए लाइगेज की हेल्प से जॉइन अप कराते हैं। ओके। Yes, ma'am. चलो ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ लें। यस मैम। यस
यस मैम। अब आता है मेरे पास ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इससे भी ज्यादा इजी है। ट्रांसक्रिप्शन में हमको क्या कराना है? डीएनए से आरएनए। ए बना आरएनए बनवाना है। अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड मेरे लिए क्या है कि भाई डीएनए तो है डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए है सिंगल स्टैंडर्ड। आरएनए है सिंगल स्ट्रैंडेड। अब हमें ये डिसाइड करना है कि भाई डीएनए की दोनों स्ट्रैंड में से कौन सी स्ट्रैंड को मैं ट्रांसक्राइब कराऊंगी। और ट्रांसक्राइब कराने का मतलब है कि डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट कराना। सिंगल स्ट्रैंडेड तो बनाना ही है, सारे थाइमिन को हटा के वहां पे यूरासिल भी लगवाना है। ठीक है। अब मेन चीज हमारी एनसीईआरटी पहले हम लोगों को एक्सप्लेन करके देती है कि भाई मैं दोनों के दोनों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को ही क्यों नहीं ट्रांसक्राइब करा सकती। अब सपोज करता है, चलो हम एक बार बना ही लेते हैं। 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। ये मेरे पास डीएनए है। अब डीएनए से हमें बनवाना है आरएनए। तो सपोज करो मैंने डीएनए की दोनों स्ट्रैंड यूज करके और 2 आरएनए बनवा दिए। एडेनिन की जगह पे एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थाइमिन की जगह पे यूरासिल, एडेनिन, गुआनिन, गुआनिन। एक मैंने ये किया, एक मैंने ये किया। मैम साइटोसिन के साथ साइटोसिन ही लगेगा। अरे रुको, देखो मैंने क्या किया यहाँ पे। ये वाली स्ट्रैंड को तो क्या किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ थाइमिन की जगह पे यूरासिल रख दिया। बाकी पूरा स्ट्रैंड सेम है, यस यस मैम। चीज नहीं किया। जबकि इस वाले स्ट्रैंड में मैंने क्या किया, थाइमिन की जगह पे यूरासिल, गुआनिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन का गुआनिन, एडेनिन का यूरासिल, थाइमिन, एडेनिन। मतलब इस वाले स्ट्रैंड को मैंने ट्रांसक्राइब कराया और दूसरी वाली स्ट्रैंड को सिर्फ आरएनए बनवाया। सपोज कर रहे हैं कि मैं इस वाली स्ट्रैंड को भी सपोज ट्रांसक्राइब ही करा दूं, तो कराओ जरा इसको भी ट्रांसक्राइब, फिर देखना आपको क्या मिलेगा। एडेनिन की जगह पे अपोजिट में थाइमिन आना चाहिए, यूरासिल। गुआनिन की जगह पे साइटोसिन की जगह गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, एडेनिन, थाइमिन, यूरासिल, साइटोसिन, साइटोसिन। देखना जरा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है ये। Yes, ma'am. कॉम्प्लीमेंट्री। डिफरेंस सिर्फ किस में दिख रहा है हम लोगों को? यूरेसिल। थायमीन की जगह यूरेसिल आया है। थाइमिन की जगह पे यूरासिल आ रखा है, सिर्फ इतना डिफरेंस है। तो इसीलिए मतलब सपोज करते हैं कि मैंने क्या किया, पूरे एक डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को ट्रांसक्राइब करा दिया, तो दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो आरएनए के अलग अलग बनेंगे वो अलग अलग प्रोटीन को कोड करेंगे, अलग प्रोटीन को। क्योंकि यहाँ पे जो ये यूजीयू है ये अलग अमाइनो एसिड कोड करेगा, ये अलग अमाइनो एसिड कोड करेगा, ये अलग करेगा, ये अलग करेगा, ये अलग करेगा। जबकि डीएनए की स्पेसिफिक सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन तो सिर्फ एक ही है ना, चाहे वो आपके ब्लू आई कलर की जीन हो, आपके स्ट्रेट हेयर्स के हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, इंफॉर्मेशन एक है। उसको वेज अलग अलग हो गए, तो हो गए या नहीं हो गए? यस मैम। तो अगर हम एक डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स को कोड कराएंगे तो हमारे सामने प्रॉब्लम आएगी कि दोनों आरएनए डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन को कोड करेंगे, जिसकी वजह से हमारी पूरी मशीनरी अफेक्ट हो जाएगी। हमारा जो एग्जैक्टली कैरेक्टर आना चाहिए था, जो डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन थी कैरेक्टर की, वो इंफॉर्मेशन आ ही नहीं पाएगी हमारे पास। जीन एक्सप्रेशन पे ठीक है। तो इसका मतलब अब मेरे को ये ना करा के सिर्फ क्या कराना है, दोनों में से एक स्ट्रैंड को यूज करना है और
ट्रांसक्राइब कराना है। अब कौन सी स्ट्रैंड को हम यूज करेंगे, कौन सी को नहीं करेंगे, जिसको करेंगे उसको क्या बोलेंगे, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे याद रखनी पड़ती है। सपोज कर रहे हैं मैंने ये दूसरे वाले स्ट्रैंड को ट्रांसक्राइब करा दिया, थायमिन के अपोजिट एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, यूरासिल, एडेनिन, इस वाली स्ट्रैंड से मैंने बनाया। अब जिस स्ट्रैंड को मैंने यूज किया ट्रांसक्राइब कराने के लिए, उस स्ट्रैंड को हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड के अपोजिट वाली स्ट्रैंड देखो, इस वाली स्ट्रैंड में और इस वाली स्ट्रैंड में क्या सिमिलैरिटी, एडेनिन एडेनिन, गुआनिन गुआनिन, साइटोसिन थायमिन एडिसिन, दोनों सेम है ना, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किसमें है, थायमिन और यूरासिल। तो अगर मैं एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल रही हूँ तो मैं इस स्ट्रैंड को बोलूंगी यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड। अब बच्चों का कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चे ये सोचते हैं कोडिंग स्ट्रैंड है, जिसको कोडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं उस स्ट्रैंड को कोड करवा देते हैं, मतलब उस स्ट्रैंड को ट्रांसक्राइब करवा देते हैं। जबकि कोडिंग स्ट्रैंड हमको ये बताता है कि जो ट्रांसक्राइब होके स्ट्रैंड आई वो एग्जैक्टली दूसरी वाली स्ट्रैंड के सिमिलर है, उसके जो कोड्स हैं वो मैच कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कोड्स। तो जो हमारे पास एमआरएनए आया, ये जो हमने क्या बनवाया एमआरएनए बनवाया, ये एमआरएनए कौन सी सेगमेंट से मैच कर रहा है, कोडिंग स्ट्रैंड से, जबकि मैंने इसको ट्रांसक्राइब किससे कराया, टेम्पलेट स्ट्रैंड से। तो इसी बेसिस पे इसको कोडिंग बोल रही हूँ, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड को मैं नॉन कोडिंग बोल सकती हूँ, यस मैम। या फिर इसको एंटी सेंस स्ट्रैंड भी हम बोलेंगे। इसको एंटी सेंस बोल रहे हैं तो कोडिंग वाले को सेंस स्ट्रैंड, इसको टेम्पलेट बोल रहे हैं तो कोडिंग वाले को नॉन टेम्पलेट। सारे नाम समझ में आए हैं, यस मैम। लिख लो फिर इनके। अगर ये चीज समझ में आ गई तो ट्रांसक्रिप्शन ऑलमोस्ट समझ आ ही गया फिर आप लोगों को। लिख रहे हो ना? Yes, ma'am. मैम अभी हाँ लिख लो लिख लो। क्लासेस में 24 अराउंड होते थे, 24 25। आज 4 से 5 बच्चे गायब है। विवेक नहीं आया एक तो, विवेक, ब्रजभोत, छाया तो आई है, और कौन नहीं आया, नितिका आई है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. राधिका भी है, सन साधना। मैम हो गया। सबका हो गया? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो फिर, अब इतना हम लोगों को समझ में आ गया। अब आते हैं एग्जैक्टली ट्रांसक्रिप्शन होगा कैसे। प्राइम 5 प्राइम। अब हमारा जो डीएनए का सेगमेंट होता है, उस डीएनए सेगमेंट पे एक साइट हम कंसीडर करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोमोटर साइट। ये मेरे पास प्रोमोटर साइट है, दिस वन इज टर्मिनेटर। जैसे मैं बना रही हूँ एग्जैक्टली ऐसे ही बना देना।
को बोलेंगे हम दिस इज प्रोमोटर साइट, दिस इज टर्मिनेटर साइट। और ये बीच में होगा स्ट्रक्चरल जी। ठीक है, अब प्रोसेस क्या होगा बच्चा कि अब हमें ये देखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हमेशा कहाँ से होगा, जहां पे मेरे पास डीएनए के अंदर क्या है, प्रोमोटर साइट प्रेजेंट है। Promoter site. हमेशा इनिशिएट होगा प्रोमोटर साइट से और टर्मिनेट मतलब रुक जाएगा प्रोसेस कहाँ पे, टर्मिनेटर साइट Terminator पे। site पे. कैसे पता चलेगा उसको प्रमोट होना है? तो प्रोमोटर साइट पे सबसे पहले आपका आके बाइंड करता है कौन, सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर आता है, बाइंड करता है यहाँ पे एंड स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, ये हमारी कोई भी दोनों में से एक स्ट्रैंड हम लेंगे, उसी स्ट्रैंड को हम कोड करा लेंगे, फिर मेरे पास जैसे ही टर्मिनेटर साइट तक पहुंचेगा मतलब थाइमिन तक हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। यहाँ पे एक फैक्टर आएगा रो फैक्टर, रो फैक्टर बाइंड करेगा एंड स्टॉप करा देगा ट्रांसक्रिप्शन को। बस ये प्रोसेस होता है। मतलब जो सिग्मा फैक्टर है मैम वो मैम ये सिग्मा फैक्टर मतलब किस बेस पे नाम पड़ा था इसका, ये पूछा था। ये सिग्मा फैक्टर मतलब एक टाइप की स्टिमुलस ही होती है, स्टिमुलस होता है कि डीएनए एप्लीकेशन हो गया, फिर प्रमोटर साइट पे जैसे प्रमोटर साइट पे आकर मतलब सिग्मा फैक्टर बाइंड करता है आके। बाइंडिंग का मतलब ये होता है एक टाइप का प्रोटीन, आप समझ सकते हो होता है ये कि उस मीडियम में ये प्रोटीन जैसे ही मिलेगा उसको, तो हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि हमें डीएनए से आरएनए बनवाना है तो एंजाइम कौन सा यूज करेंगे, मैम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज। तो पहले सिग्मा फैक्टर आके बाइंड करेगा, जैसे कि हमारे रेप्लिकेशन प्रोसेस में था, पहले आके बाइंड करेगा प्राइमेज, उसके बाद डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज वर्क करेगा। ऐसे यहाँ पे है सिग्मा फैक्टर आएगा, सिग्मा फैक्टर के साथ साथ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आएगा, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही रो फैक्टर आएगा वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के फंक्शन को स्टॉप कर देगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट कहानी, हमें यहाँ पे हम एक डीएनए की डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंड बनवा रहे हैं, तो हमें भी तो जरूरत पड़ेगी ना यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करने की। Yes ma'am. तो क्या हेलिकेज यूज करेंगे? यस मैम। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। डीएनए एप्लीकेशन है, मेरे को हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कराने के लिए हेलिकेज की जरूरत पड़ रही थी, बट यहाँ पे जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है ना, मल्टीटास्किंग इंसान है, ये बोलेगा भाई मेरे को जरूरत नहीं है हेलिकेज की, मैं खुद ही अनवाइंडिंग करा लूंगा और खुद ही पॉलीमराइजेशन करा लूंगा। तो ये क्या फंक्शन, डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है यहाँ पे, ब्रेक करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आरएनए पॉलीमराइजेशन भी कराएगा। फिर स्ट्रक्चरल जीन पे भी एक क्वेश्चन आता है, हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर ये क्वेश्चन आता है कि भाई हमारे जितने भी यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स की बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चरल जीन होता है, वन स्ट्रक्चरल जीन। इसीलिए हम उनको बोलते हैं 2000 मोनोसिस्ट्रॉनिक, क्योंकि स्ट्रक्चरल जीन इज ऑल्सो नोन एज सिस्ट्रॉन। और हमारे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो होते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब मैनी स्ट्रक्चरल जीन, कौन होता है ये, प्रोकैरियोट्स।
लिख लो। मैम स्ट्रक्चरल का मतलब कन्वर्ट हो सकते हैं आरएनए में। स्ट्रक्चरल जीन का मतलब वो साइट, वो जगह जहाँ जो एग्जैक्टली आरएनए में कन्वर्ट होगी, डीएनए का वो पार्ट। ओके मैम। बेसिक यूनिट ऑफ, होता है ना जीन के लिए एक टर्म यूज करते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ Unit of इनहेरिटेंस, inheritance. तो ये भी वही है। मैम प्रोकैरियोट में भी वन स्ट्रक्चरल जीन ही होगा। प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं, ज्यादा होंगे। पॉलीसिस्ट्रॉनिक लिखा ना, पॉली, मैनी स्ट्रक्चरल जीन्स, मैनी ओके मैम। सिस्ट्रॉन। हो गया। अब हमारा एमआरएनए बन चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये प्रोसेस चल कहाँ पे रहा है? रेप्लिकेशन भी और ये प्रोसेस भी। न्यूक्लियस के अंदर, एग्जैक्टली न्यूक्लियस मैम के अंदर। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर होगा ना, प्रोकैरियोट्स में तो साइटोप्लाज्म में ही होगा। हाँ, कैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में ही होगा। बट हम तो यूकैरियोट। हमारे बॉडी में न्यूक्लियस के अंदर प्रोसेस चल रहा है। एक सेकेंड। देखो, ये पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा है हमारा विद इन द न्यूक्लियस। सेल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए से डीएनए बना, फिर डीएनए से एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। अब ये एमआरएनए न्यूक्लियस से निकल के, बिकॉज अब मेरे को क्या कराना है, एमआरएनए से ट्रांसलेट बनाना है। प्रोटीन बनाना है, ठीक है। और प्रोटीन किससे बनता है? मैम अमाइनो एसिड से। तो अमाइनो एसिड न्यूक्लियस के अंदर तो प्रेजेंट होंगे नहीं। तो यस इसका मैम। मतलब इस एमआरएनए को न्यूक्लियस से निकल के अब साइटोप्लाज्म में आना पड़ेगा। यस मैम। अब न्यूक्लियस से ये साइटोप्लाज्म में निकल के इतना इजीली नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर बैठे हैं इसके दुश्मन। दुश्मन है इसका आरएनएज। व्हाट इज आरएनएज? डाइजेस्ट। मैम जो आरएनए को डाइजेस्ट कर RNA जाए। को डाइजेस्ट करता है। एग्जैक्टली, विच डाइजेस्ट आरएनए। अब हम कैसे बचाएं अपने एमआरएनए को इस आरएनएज एंजाइम से? सील्ड लगा देते हैं। आरएनए की कोटिंग कर दी। सपोज कर रहे हैं आप लोगों के ना, कोई टेररिस्ट वगैरह होता है, चलो उसका एग्जांपल ले लेते हैं। वो उनका पूरा वांटेड के पोस्टर्स वगैरह हर जगह पे लगे हुए हैं। वो हमेशा बाहर जब भी निकलेंगे तो अपने आप को चेंज करके निकलते हैं ना, बड़ी बड़ी बियर्ड लगा लेंगे, अपना Yes. लुक चेंज करके निकलता है। सेम ये करेगा हमारा एमआरएनए, अपना लुक चेंज करेगा अपने आप मैम को, मतलब पहन लेगा। रहेगा तो रहेगा एमआरएनए, अपने ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करा लेगा। क्या क्या ऐड कराएगा? सबसे पहले 3 प्रोसेस कराएगा। पहला प्रोसेस होता है स्प्लाइसिंग। अभी जो मेरा डीएनए से मैंने आरएनए बनवाया, इसको एमआरएनए नहीं बोल के इसको एचएनआरएनए बोलेंगे हम। एचएनआरएनए, एचएन का मतलब होता है हेट्रो तो न्यूक्लियर आरएनए। मतलब ये अभी ऐसा आरएनए है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज है काफी सारी। तो पहले तो मेरे को इसको प्योर आरएनए में कन्वर्ट करना है। तो स्प्लाइसिंग में हम क्या करेंगे? रिमूवल ऑफ इनएक्टिव पार्ट्स। मतलब हमारे आरएनए के अंदर जितना भी इनएक्टिव पार्ट है, इनएक्टिव पार्ट वो पार्ट जो किसी भी चीज को कोड नहीं करेगा, किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करेगा, इनएक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं इंट्रॉन्स। तो मेरे पास एचएनआरएनए के अंदर 2 चीजें होती है, एक एक्टिव पार्ट, एक इनएक्टिव पार्ट। ये ब्लू वाला है इंट्रॉन, मतलब इनएक्टिव पार्ट।
और येलो वाला है एक्सॉन्स, मतलब एक्टिव पार्ट। तो मेरे को सारे इनएक्टिव पार्ट यहाँ से कट कराना है। अब इनको कट कराने के लिए मैं एक एंजाइम यूज करूंगी यहाँ पे, जिस एंजाइम का नाम होता है स्प्लाइजोसोम। स्प्लाइजोसोम एंजाइम आएगा, सारे इनएक्टिव पार्ट्स को कट करा देगा, और इनएक्टिव पार्ट कट कराने के बाद सिर्फ और सिर्फ बच जाएंगे एक्टिव पार्ट। उन एक्टिव पार्ट्स को ज्वाइन करा देगा किसकी हेल्प से? आरएनए ज्वाइन कराना है। डीएनए ज्वाइन कराने के लिए डीएनए लाइगेज यूज किया था। यस मैम आ रहे हैं। नहीं लाइक लाइगेज। एक्सॉन्स। तो हम यहाँ पे एक्सॉन्स को ज्वाइंट करा देंगे बाय आरएनए लाइगेज। सॉर्टेड। अब जो मेरे पास ये आरएनए बना, अब मैं बोलूंगी इसको एमआरएनए। So what is splicing? Splicing is the removal of introns from the hnRNA. मेरे को हो गया? मैम ये स्पाइकोसोम क्या करता है? स्प्लाइसोसोम एंजाइम है, सारे इनएक्टिव पार्ट्स को हटा देगा। एनिमेटिंग वीडियो दिखाऊंगी अभी एक, जिसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे हटाता है। मैं एक बार और रिपीट करना है मैम। स्प्लाइसिंग प्रोसेस देखो, अभी जो मैंने डीएनए से आरएनए बनवाया ना, उस आरएनए के अंदर बहुत सारे इनएक्टिव पार्ट्स हैं, क्योंकि मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी, डीएनए के अंदर नॉन कोडिंग और कोडिंग पार्ट भी होता है ना। तो सारे के सारे नॉन कोडिंग पार्ट को हटा देगा, क्योंकि भाई हमारे लिए तो पहले ही मुसीबत है आरएनए को साइटोप्लाज्म में लेके आना। तो हम नॉन कोडिंग पार्ट को क्यों लेके जाएं साइटोप्लाज्म में, उसको क्यों सेफ्टी प्रोवाइड कराएं, उसको वहीं फेंक दो न्यूक्लियस में। तो इसलिए हम सारे इनएक्टिव पार्ट हटा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वाला पार्ट होता है, उसको ज्वाइन करा देते हैं आरएनए लाइगेज से, और फिर उसको साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर करता है। ओके मैम। ठीक है, तो ये तो था पहले इसको एक्टिव बनाना आरएनए को। अब हमें इसको बचाना है किससे? आरएनए। इसको बचाने के लिए मैं यहाँ पे दो प्रोसेस कराऊंगी। एक तो इसके सर पे एक अच्छी सी कैप लगा दूंगी, मतलब इसकी कैपिंग कर देंगे। एक इसको टेल लगा देंगे, टेलिंग कर देंगे। कैपिंग में क्या करेंगे, देखो ये मेरे पास एमआरएनए है। एमआरएनए का जो 5th एंड होगा उस पे तो हम करेंगे कैपिंग। एमआरएनए का जो 3rd एंड होगा उस पे हम करेंगे टेलिंग। तो 5th एंड पे मैं क्या लगाऊंगी, यहाँ पे एडिशन ऑफ 7-methyl guanosine ट्राइफॉस्फेट एट 5th एंड। ये मैंने करा दिया, ठीक है। फिर 3rd एंड पे मैं करा दूंगी एडिनाइलेशन। एडिनाइलेशन का मतलब होता है बहुत सारे एडिनिन का ऐड कराना, एडिशन ऑफ एडिन। मैम 3rd एंड पे टेलिंग करा रहे हो आप? हाँ जी, अराउंड 200 से 300 एडिनिन ऐड करा देते हैं, जिसको हम ये भी बोल देते हैं पोली एडिनिन टेल। एडिनाइलेशन, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एडिनिन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे ही हमने स्प्लाइसिंग करा दिया, कैपिंग करा दिया, टेलिंग करा दिया, अब हमारे आरएनए को कोई खतरा नहीं है आरएनए से। वो मजे से निकल के साइटोप्लाज्म में आएगा और आगे का प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, सपोज कोई आरएनए मैम पोली ए टेल क्या है? पोली मतलब बहुत सारे एडेनिन की टेल, नाम दे देते हैं इसको पोली ए टेल। करो फिर इसकी वीडियो दिखाती हूँ एक। हो गया मैम, हो गया। मैम हो हो गया, ओके रुक जाओ फिर अभी। मैम आपने कल की वीडियो सेंड नहीं की। मैं भूल गई थी वो
कोई नहीं, अभी कर दूंगी। Human cells, there is a strong cells, there is देखो, सिर्फ वीडियो देखना और जो मैं बोल रही हूँ वो सुनना। ये हमारा सेल है, एक लिविंग सेल है, ठीक है। सेल के अंदर सेल का पूरा मटेरियल इन्होंने दिखा दिया। अभी आपको न्यूक्लियस तक लेके जाएंगे कि सेल के अंदर न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस के अंदर ही जेनेटिक मटेरियल होता है क्रोमोसोम्स की फॉर्म में, क्योंकि बिकॉज अभी डिवाइडिंग सेल है। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है टोटल हमारे पास। ये क्रोमोसोम के अंदर से इन्होंने डीएनए निकाल के दिखाया। बीच में ऑरेंज कलर का हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर देखो डीएनए कैसे रैप है। फिर डीएनए को एनिमेटेड में दिखाया, देखो डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस लगे हुए हैं। स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट को हम जीन बोलते हैं, जिसको हाईलाइट अभी करके दिखाया इन्होंने, वो जीन वाला पार्ट है, ठीक है। ये कौन आ रहा है, आरएनए पॉलीमरेज आया। डायरेक्ट आरएनए पॉलीमरेज दिखा दिया भाई। चलो आरएनए पॉलीमरेज ही देख लो, आरएनए बनवा रहे हैं ये। मजा नहीं आया वीडियो, स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखाया इन्होंने। देखो, मैम ये तो बीच का उड़ा दिया। मैम वो जो ऑरेंज जैसा था जिसपे स्टोन लिखा था वो ऑक्टामर था। हाँ वो टमर था। एक वीडियो थी बहुत अच्छी, जो मैंने लास्ट ईयर वाले बच्चों को भी दिखाई थी। इवन पूरा ट्रांसलेशन प्रोसेस ना, पूरा वीडियो से ही समझाया था मैंने उन लोगों को। एक सिंगल लाइन भी हम लोगों ने नहीं लिखी थी। वाली वीडियो जिसमें ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस इन्होंने रेप्लिकेशन भी दे रखो अच्छे से। हाँ यहाँ से देखो ट्रांसक्रिप्शन, फिर रेप्लिकेशन वाले भी दिखाऊंगा। प्रोमोटर रीजन और टर्मिनेटर रीजन दिखा रहे हैं, देखो ये रेप्लिकेशन भी दिखाते आएगा इसी। ये बीच वाला पार्ट है जो प्रोटीन बनवाएगा, मतलब स्ट्रक्चरल जीन। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो इनसाइड द न्यूक्लियस होता है, और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म। इन्होंने वो बताया अभी हम लोगों को, इन्होंने भी डायरेक्टली वही करना शुरू कर दिया। ट्रांसलेशन नहीं, आगे दिखाएंगे। ये देखो, यहां से देखो, डीएनए के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज आया, खुद अनवाइंडिंग कराएगा, खुद पॉलीमराइजेशन कराएगा। इनिशिएशन, स्टेज, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। सबसे पहले इनिशिएशन आया, प्रोमोटर रीजन पे सिग्मा फैक्टर आएगा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया। ये साइड साइड में न्यूक्लियोटाइड्स घूम रहे हैं हमारे। अनवाइंडिंग करा दिया, डीएनए के सिर्फ एक सेगमेंट से देखो आरएनए बनवा रहे हैं, एक सेगमेंट से। 5 प्राइम से स्टार्ट हो रहा है ना, देखो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। या दिस इज मैसेंजर आरएनए। अभी मैसेंजर ना बोल के एचएनआरएनए इसको हम बोलेंगे। ये देखो पूरी टेल की तरह निकल गया अलग से। टर्मिनेटर रीजन पे आया, रो फैक्टर आया, सब अलग अलग हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा प्रोसेस यहीं पे। अब इसको साइटोप्लाज्म में जाना है। इसके अंदर नॉन कोडिंग सेक्शंस भी है जिसको हम इंट्रॉन बोलेंगे। ये देखो एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स। अब स्प्लाइजोसोम आएगा, वो इनको कट कराएगा।
5 कैप और थर्ड कैप, पोली ए टेल, देखो थर्ड पे लिखा हुआ है इन्होंने, ये है स्प्लाइजोसोम। कट हो गए, ज्वाइन करा दिया, आरएनए लाइगेज से, अभी निकल के साइटोप्लाज्म में गया, प्रॉपर साइटोप्लाज्म में नहीं जाता, हमारा जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना उसके अंदर जाता है ये एमआरएनए वहां पे जाके बैठ जाएगा आराम से। अब सबसे पहले एमआरएनए के अंदर, चलो वो चीजें बाद में बताऊंगी, वो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा अभी, एक बार रेप्लिकेशन वाला और देख लो। फर्स्ट स्टेप देखो, बोल रहे हैं क्या कराना है, ये कौन सा एंजाइम है, हेलिकेज है ना, ठीक है। अनबाइंडिंग कराया जा रहा है और ये बन गई रेप्लिकेशन फोर्क, वाई शेप स्ट्रक्चर। प्राइमेज आया, प्राइमर्स ऐड कराएगा, आरएनए के छोटे छोटे बेसिस 5 to 10 अराउंड ऐड करा दिया। अब आरएनए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आएगा, अब ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू करेगा, फिर ये आगे डीएनए पॉलीमरेज, अब ये आगे पॉलीमराइजेशन कराता चला जाएगा बस। कॉन्टिन्यूस चल रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट लीडिंग स्ट्रैंड। Yes, ma'am. लैगिंग में फ्रेगमेंट्स बनेंगे, देखो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स दिखा रहा है ना, बीच में से कट कट है, यस ये मैम। ज्यादा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ये देखो यहाँ पे प्राइमेज अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हुए, फिर पॉलीमरेज के लिए डीएनए पॉलीमरेज आके पॉलीमराइजेशन, और हेलिकेज दूसरी डायरेक्शन में चल रहा था, उसने आगे कितना सारा अनबाइंडिंग करा दिया है। फिर वापस से आएगा, ये देखो मैम ये तोड़ के जोड़ा क्यों? वो तोड़ के जोड़ने वाला प्रोसेस दूसरा है। दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, एक्सो न्यूक्लियस और एक एंडो न्यूक्लियस, वो बाद में बताओगे। ये वाइंडिंग हो गया फिर हमारे डीएनए का। तनिष Yes, ma'am. चलो फिर आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। जितना मैंने पढ़ाया बच्चों बस मैम, इतना याद रखना, यहाँ तक एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना प्लीज। हाँ जी।